जय हिंद। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और उसमें हम 7 प्रैक्टिस सेटों का व्याख्यात्मक हल कर चुके हैं, तो आज की इस क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 8 का व्याख्यात्मक हल कराऊंगी। तो आज का पहला प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 10, 11, 12 या फिर 13? तो यदि एग्जामिनर आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इस कंडीशन में आपका उत्तर होता है 11। यदि वो आपसे ये जानना चाहता है कि हिंदी में कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो भी आपका उत्तर होना चाहिए 11। किसी भी स्थिति में आप 12 या 13 आंसर या विकल्प को नहीं चुनेंगे। हालांकि कुछ बच्चों को भ्रम हो जाता है, कुछ अभ्यर्थियों को तो उन्हें लगता है कि रे स्वर में काउंट नहीं होती और वो छोटी अंग और बड़ी अंग को काउंट कर लेते हैं, अर्थात अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ और अंग। तो उनको लगता है कि स्वर वर्णों की संख्या 12 होती है। कुछ रे को भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो उनको लगता है 13 होती है। लेकिन छोटी अंग और बड़ी अंग किसी भी स्थिति में स्वर नहीं होती, क्योंकि छोटी अंग और बड़ी अंग को अयोगवाह माना जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। 10 स्वर की मात्राएं होती हैं। 12 भ्रमबस कहा जाता है, हालांकि 13 में भी भ्रम है। स्वरों की संख्या 13 वैदिक संस्कृत में होती थी, लेकिन वहां भी दीर्घ रे और रे स्वर वर्णों का प्रयोग किया जाता था, अर्थात छोटी अंग और बड़ी अंग वहां भी स्वरों की संख्याओं में नहीं आते थे। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? अर्थात चिन्हों के 4 नाम दिए हैं और हमें यह चुनना है कि कौन सा चिन्ह नहीं होता। लाघव चिन्ह, जब विस्तृत शब्द को संक्षिप्त में लिखना हो, छोटा कर कर लिखना हो, तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई शीर्षक लिखते हैं, जिसे हम हेडिंग कहते हैं आम भाषा में, तो हेडिंग लिखने के बाद जब हम उसका विवरण दे रहे होते हैं, तब वहाँ हम विवरण या शीर्षक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ इससे आगे भी लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए आपने मान लीजिए कहा कि स्वरों के भेद निम्नलिखित हैं, तो अब है के बाद में आप विराम, पूर्ण विराम न लगा करके निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, जो कि एक सीधी लकीर होती है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है कि आगे लिखा हुआ है यह बताना। तो विराम चिन्ह का जो भेद नहीं है वो कौन सा नहीं है? उपनिदेशक। उपनिदेशक नाम से विराम चिन्ह कोई है ही नहीं। हिंदी में चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद गुरु ने 20 मानी है, इसमें पूर्ण विराम हमारा अपना है, बाकी हमने अंग्रेजी के रूपांतरण से लिए हैं। प्रश्न संख्या 3, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो हम इसका विच्छेद कर लेते हैं। यदि हम करते हैं उत धन चारण, तो व्यंजन संधि का नियम कहता है कि यदि ता की संधि च या छ से होती है तो त च में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा कि उच्चारण में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर भी होगा विकल्प तीसरा। रिपोर्ताज शब्द किस भाषा का शब्द है? जापानी,
अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। जापान से हमने जंफन, तुरुप जैसे शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग किया है। अंग्रेजी के अधिकांश शब्द हम प्रयोग कर रहे होते हैं, जैसे बस, ट्रक, रेल, कोट, बोट, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, सिलेंडर्स, कार आदि। पुर्तगाली भाषा से भी हमने कैंची, गमला आदि शब्द लिए ही हैं, लेकिन रिपोर्ताज शब्द जो है वो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है, और रिपोर्ताज के साथ साथ हमने अंग्रेज और कूपन शब्द भी फ्रांसीसी भाषा से लिया है। प्रश्न संख्या 5, अभिधा शब्द शक्ति में होता है लक्षणार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, वाच्यार्थ प्रकट होता है या विचित्र अर्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ है कि जो बात कही जा रही है उसका वही अर्थ है, अर्थात न तो उसमें कोई भी लक्षण है, न उसको उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है, और न ही वहां पर बात व्यंग के माध्यम से कही जा रही है। अर्थात मुख्य अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति ही अभिधा शब्द शक्ति होती है। मुख्य अर्थ या वाच्य अर्थ एक ही बात है, तो अभिधा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ को प्रकट किया जाता है, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। नेत्र, दूध वाला, चावल या फिर चक्रपाणी। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनके 2 सार्थक भेद या सार्थक भागों में जिनको नहीं तोड़ा जा सकता, जिनके 2 सार्थक अंग नहीं किए जा सकते, वे रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे कि नेत्र और चावल। वे शब्द जिनके 2 सार्थक खंड हो सकते हैं, अर्थात दूध और वाला, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जिनके खंड ना हो वो रूढ़ शब्द होते हैं। लेकिन योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके 2 सार्थक खंड भी हो सकते हैं और तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे चक्रपाणी। चक्र का अर्थ है जो घूमने वाला शस्त्र है, और पाणी का अर्थ होता है हाथ, लेकिन चक्रपाणी के नाम से हम भगवान विष्णु को जानते हैं, अर्थात योग रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा, चक्रपाणी, विकल्प चौथा। प्रश्न संख्या 7, सजावट शब्द कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। आव, आवट, आहट या फिर ट। तो भाई सजा शब्द में जुड़ा आवट प्रत्यय तब बना हमारा सजावट, अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा। प्रश्न संख्या 8, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। उपयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो सबसे पहले जो कवि लोकप्रिय होता है, इतना वाक्य सुनते ही यानी प्रधान वाक्य को सुनते ही हमें आश्रित वाक्य की आकांक्षा हमारे मन में प्रकट हो रही है, अर्थात एक वाक्य को सुनने के बाद जब दूसरे वाक्य की आकांक्षा मन में हो तब उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो जो वाक्य हमारा दिया गया है वो मिश्र या मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। अब इस वाक्य को हमें सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। जो कवि लोकप्रिय हैं, वे जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं। ये तो 2 स्वतंत्र वाक्य हो गए। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं इसीलिए सम्मानित होते हैं। तो भाई सरल वाक्य में सबसे पहली बात
अव्यय शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती। यानी कि और इसलिए कि हमें आवश्यकता ही नहीं है, ये हमारे संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में जोड़े जाते हैं, सामान्यतः संयुक्त वाक्य में। यहाँ हम दो स्वतंत्र वाक्यों को बना पा रहे हैं, यानी कि संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, अपने आप में एक उद्देश्य और एक विधेय के साथ वाक्य प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर विकल्प दूसरा। प्रश्न संख्या 9, वह पढ़ता नहीं है अर्थ के आधार पर वाक्य किस प्रकार का है? विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक। वह पढ़ता नहीं है वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात जिसे हम अंग्रेजी में नेगेटिव वाक्य बोलते हैं, हिंदी में उन्हें नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। विधिवाचक वाक्य सिंपल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य होते हैं, जिन्हें विधिवाचक, विधिबोधक या विधि अर्थक वाक्य भी कहा जाता है। संकेतवाचक वाक्य जहाँ किसी संकेत का बोध हो, जैसे यदि तुम पढ़ते तो सफल हो जाते, यानी तुम्हारे सफल होने का संकेत तुम्हारी मेहनत में छिपा हुआ है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूड़ी, नदी, पानी। तो भाई रोटी होती है या खाई जाती है, पूड़ी भी होती है, नदी भी बहती है, लेकिन पानी पिया जाता है, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प चौथा। प्रश्न संख्या 11, कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो भाई कारक के जो भेद होते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी भाषा विज्ञानी का नाम नहीं दिया गया है, सर्वमान्य रूप से पूछा गया है कारक के कितने भेद हैं, तो उस कारक के 8 भेद होते हैं, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प चौथा। प्रश्न संख्या 12, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? सुंदरता मन का भाव है। हालांकि इस बात पर बहुत बहस है कि सुंदरता वस्तुनिष्ठ है या व्यक्तिनिष्ठ है, लेकिन वह भावनात्मक रूप से डिपेंडेड है, इसीलिए सुंदरता में भाववाचक संज्ञा होती है। हम यह भी कह सकते हैं, हालांकि ये बात संस्कृत में लागू होती है, कि संस्कृत में जिन शब्दों के अंत में ता होता है उनमें भाववाचक संज्ञा होती है। हिंदी के अधिकांश शब्दों में होती है, लेकिन हर उस शब्द के पीछे जिसमें ता आए वह भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 13, भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल। वाक्य में कौन सा कारक है? तो भाई भूखे को, आप यहाँ पर को यानी कर्ता ने कर्म को, इस बात पर फोकस ना किया जाए, इस बात पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि यहाँ क्या दिया गया है, बल्कि भूखे व्यक्ति के लिए भोजन के अन्न की आवश्यकता है और प्यासे व्यक्ति के लिए जल की आवश्यकता है, यानी उसको जल मिलना चाहिए। तो अन्न और जल प्यासे और भूखे के लिए होना चाहिए, तो इस वाक्य में संप्रदान कारक होगा। के लिए और को संप्रदान का भी घोतक है, हालांकि को शुद्ध रूप से कर्म कारक का ही परिचायक होता है। प्रश्न संख्या 14, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधुनी, साध्वी, साधुवानी, साधुवाइन। साधु शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वह होता है साध्वी। साध्वी महिला साधुओं को कहा जाता है। वे महिलाएं जो साध्वी या साधु परंपरा में होती हैं उन्हें हम साध्वी कहते हैं।
प्रश्न संख्या 15। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? अर्थात द्विज शब्द अनेकार्थी शब्द है जिसके अनेक अर्थ होते हैं, और द्विज द्वि का अर्थ होता है दो, और जा का अर्थ है पक्षी, जा का अर्थ होता है जन्म लेना। तो वे शब्द यानी वे चीजें जो दो बार जन्म लेती हैं उन्हें हम द्विज कहते हैं। ब्राह्मण ऐसा माना जाता है कि एक बार जब वो पैदा होते हैं माँ के गर्भ से तब उनका जन्म होता है, दूसरी बार जब वे उपनयन संस्कार कह लेते हैं तब। उपनयन संस्कार विद्या ग्रहण करने से पहले किया गया संस्कार होता है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जब हम शिक्षा पा लेते हैं तो हमारा जन्म हो जाता है। हालांकि रूढ़िवादिताओं में द्विज में ब्राह्मण आता है, लेकिन संपूर्ण मनुष्य जाति में क्योंकि अब वर्ण व्यवस्था नहीं है तो कोई भी व्यक्ति जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो विद्यालय में जाता है तो उसका पुनः जन्म होता है। शायद यही कारण है कि माता पिता के बाद शिक्षक का महत्व बहुत ऊंचा माना जाता है, ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। दांत जब बच्चा पैदा होता है, जब वो 6 महीने का या 1 वर्ष का होता है तब उसके निकलते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में क्षेत्रीय बोली में दूध के दांत कहते हैं। फिर कुछ बड़ा होने के बाद लगभग 7-8 उम्र की अवस्था में उसके वे दांत उखड़ जाते हैं और पुनः दूसरे दांत उन्हीं जगह पर उगते हैं। पक्षी का जन्म एक बार जब चिड़िया कोई पक्षी अंडा देता है उस समय होता है, और दूसरी बार जब वह अंडे से निकलता है तब होता है। तो जो ब्राह्मण, दांत, पक्षी, ये तीनों ही शब्द द्विज शब्द के अर्थ में आते हैं, लेकिन विद्या शब्द अनेकार्थी शब्दों में से नहीं है। अनेकार्थी शब्द से अभिप्राय कि वह द्विज का अर्थ नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 16। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इति श्री, इति, अथ या इतलयम। श्री गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ करना, और इतिश्री का अर्थ होता है समापन कर देना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 17। षष्ठ पद का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो षष्ठ पद में सबसे पहले वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, टा आधा होगा, अर्थात इसके नीचे हलंत होना अनिवार्य है। तो जिसके 6 पैर होते हैं उसे षष्ठ पद कहा जाता है। भ्रमर यानी कि भौरे को षष्ठ पद का नाम दिया जाता है, उसका पर्यायवाची है, अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 18। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अनुभवी होना, बहुत चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ होता है अनुभवी होना, यानी कि हम अनुभव के आधार पर बहुत सारी चीजें बहुत दूर से ही देख लेते हैं, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 19। अंतर के पट खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अंतर के पट खोलना अर्थात मन की सारी बातें कह देना, तो इसका अर्थ हो जाएगा भेद खोलना। प्रशंसा करना हम कह सकते हैं, प्रशंसा करने का अर्थ होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। अपमानित करना
अपमान सहना तो जैसे मान लीजिए कहते हैं अपमान, जहर का घूंट पी लेना और अपमानित करना या बेइज्जत करना। विवेक से कम लेना नहीं, विवेक से काम लेना होता है। प्रश्न संख्या 20, हुल्लास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हलास, विलास, उल्लास या फिर हास्य। हुल्लास शब्द का तत्सम रूप होगा उल्लास। जब उपसर्ग को लास शब्द में लगाया गया तब उल्लास शब्द बना। क्योंकि व्यंजन संधि में हम नियम पढ़ते हैं कि यदि ता की संधि ला से होती है तो ता का परिवर्तन ला में हो जाता है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द का चयन कीजिए। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से अर्थात विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों हमने हिंदी में ले लिए हैं। युद्ध, परिणाम, मंत्रणाम तीनों हिंदी के शब्द हैं और तत्सम शब्द की श्रेणी में आते हैं। ईमान उर्दू का शब्द है, यानी अरबी भाषी फारसी परंपरा से लिया है। तो इन चारों ही विकल्पों में ईमान शब्द विदेशज शब्द का उदाहरण है। हिंदी में विदेशज शब्द में यानी विदेशी शब्दों में हमने उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, पोस्त, डच, अंग्रेजी आदि भाषाओं से, जापानी, फ्रांसीसी आदि भाषाओं से शब्दों को लिया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। नक्षत्र शब्द शुद्ध होता है और नक्षत्र शब्द की वर्तनी जो शुद्धि है वो विकल्प दूसरे में जो लिखा गया है वह पूर्ण रूप से शुद्ध वर्तनी है। जबकि विकल्प ए, सी और डी में नक्षत्र को का हम तद्भवीकरण कह सकते हैं, यानी कि अगर हम नक्षत्र को नक्षत्र कह दें, नक्षत्र कह दें, जो भी हमें सुविधाजनक लगे, लेकिन जो शुद्ध वर्तनी है वो विकल्प दूसरे में है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनादिकार चेष्टा है। तो सबसे पहले अनादिकार शब्द ही अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि अधिकार शब्द में अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। यह आपकी अनादिकार चेष्टा है या यह चेष्टा आपकी अनादिकार है। तो विकल्प पहले और दूसरे में दोनों ही वाक्यों में उपसर्ग संबंधी सबसे पहले अशुद्धि है, क्योंकि वर्तनी संबंधी अशुद्धि और वर्तनी में भी उपसर्ग संबंधी अशुद्धि है। तीसरा विकल्प है यह आपकी अनअधिकार चेष्टा है और चौथा यह आपकी चेष्टा अनअधिकार है। तो भाई यह आपकी चेष्टा नहीं बल्कि यह आपकी अनअधिकार चेष्टा है। चेष्टा अनधिकार नहीं बल्कि अनधिकार चेष्टा, तो हमारा उत्तर होगा, क्योंकि दूसरे वाक्य में पदक्रम का दोष है, क्योंकि चेष्टा या तो अच्छी होती है, अधिकार में होती है, या आपके अधिकार के परे होती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। ब्रजभाषा निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद, ओरछा एवं झांसी, मथुरा, वृंदावन या फिर बनारस। हालांकि अब यदि विकल्प होगा तो इलाहाबाद की जगह पर प्रयागराज शब्द हमें देखने को मिलेगा। ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से मथुरा, वृंदावन, आगरा और फिरोजाबाद क्षेत्रों में बोली जाती है। इलाहाबाद में अवधी का टोन हमें देखने को मिलता है, इलाहाबाद और बनारस में। और ओरछा और झांसी की यदि बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में शायद छत्तीसगढ़ी या मगधी का तो नहीं, पर छत्तीसगढ़ी का बोलबाला हो सकता है। हालांकि मैं कुछ संशय में हूँ, तो मैं कोई भी प्रदेश नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन इलाहाबाद और बनारस में अवधी और मथुरा वृंदावन में ब्रजभाषा
बोली जाती है। प्रश्न संख्या 25, पेट की अग्नि के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या फिर मंदाग्नि। तो दाव में लगी अग्नि, दाव अर्थात जंगल, तो जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि या दावानल होती है। बड़वा अर्थात समुद्र, तो समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि या बड़वानल होती है। यदि पाचन करने में आपने भोजन किया और उस भोजन को पचाने में समस्या आ रही है, वो भोजन बहुत धीरे पचाया जा रहा है, तो पाचन संबंधी जो समस्याएं होती हैं उन्हें हम मंदाग्नि कहते हैं। लेकिन पेट की अग्नि अर्थात भूख की आग, भूख से जो छटपटाहट पैदा होती है, उसे जठराग्नि कहा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। निम्नलिखित में से सरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सबसे पहले सरिता नदी का पर्यायवाची है, तो तटनी नदी को कहते हैं, निम्ना भी नदी को कहा जाता है, तरंगिनी भी नदी को कहा जाता है। लेकिन त्रिपथगा नदी का पर्यायवाची तो है, लेकिन एक विशेष नदी का अर्थात गंगा नदी का पर्यायवाची त्रिपथगा है। अर्थात प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा विकल्प दूसरा। मन रे तन कागज का पुतला, पंक्ति में कौन सा रस है? तो मन को समझाने की कोशिश की जा रही है कि हे मन, ये जो शरीर है, जो तन है, वो सिर्फ कागज का पुतला है। इस पर पानी की एक बूंद गिरते ही यह पल भर में बेकार हो जाएगा। अर्थात सांसारिक मोहमाया को त्यागने का उपदेश है। तो जहाँ उपदेशात्मक वाक्य होते हैं या सांसारिक मोह माया से विरक्ति का भाव होता है, वहाँ शांत रस की वरीयता होती है या शांत रस की निष्पत्ति होती है। तो पंक्ति में शांत रस हो जाएगा। अमर्ष क्या है? काव्य गुण, काव्य दोष, संचारी भाव या अलंकार। काव्य के गुणों को काव्य गुण और काव्य में जो दोष आते हैं उन्हें काव्य दोष कहा जाता है। अलंकार काव्य शास्त्र का एक सशक्त संप्रदाय है जिसे अलंकार संप्रदाय कहा जाता है। लेकिन अमर्ष रस संप्रदाय के 33 संचारी भावों में से एक माना जाता है, होता है। तो अमर्ष एक संचारी भाव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? बीप्सा, वक्रोक्ति, अनुप्रास या फिर रूपक। बीप्सा अलंकार में भावनाओं का आवेग की अभिव्यक्ति होती है। वक्रोक्ति अलंकार में वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता जानबूझ करके उसका अर्थ का अनर्थ कर देता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है और ये तीनों ही शब्द अलंकार के भेद हैं। लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय उपमान में अभेद आरोप होता है। अर्थात उपमेय और उपमान को बराबर माना जाता है। प्रश्न संख्या 30, बिना विचारे काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद का पहचान करने से पहले सबसे जरूरी काम है कि हम मात्राएं लगा लें। तो हम मात्राएं लगाते हैं, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु और गुरु। ठीक इसी भांति और नीचे वाली पंक्ति की भी लाइनें होंगी।
मैंने इसीलिए बीच में लगाई है कि आप दोनों से इसको मैच कर सकते हैं। जब हमें परीक्षा में समझ में ना आए कि कौन सा छंद है, तो एक बार हम ऑल ओवर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 2 10, 12 13 14 15 16 17। आमतौर पर 17 मात्राएं किसी छंद में होती नहीं है, हालांकि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम गढ़ बनाने का, और इसमें ऐसा कोई छंद दिया भी नहीं है तो हम गढ़ बना देते हैं। गढ़ क्या होता है कि 3 वर्णों का एक गढ़ होता है। तो गढ़ बनाने के लिए मैं दूसरा कलर चुने लेती हूँ। चलिए मैं चुन लेती हूँ ब्लू कलर, और पॉइंट साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 2। अब गढ़ बनाने के बाद हम देख लेते हैं इसमें कौन सा गढ़ है। तो लघु गुरु लघु यानी कि ज भान, अर्थात इसमें जो गढ़ हो जाएगा वो सबसे पहले होगा जगड़, उसके बाद गुरु गुरु लघु यानी कि ताराज तगड़, फिर आपका जगड़, क्योंकि फिर से हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम देख पा रहे हैं इसमें लघु गुरु लघु, और जगड़ का सूत्र होता है जवान, और अंत में क्या है, अंत में 2 गुरु हैं। तो जहां पर जगड़ तगड़ जगड़ यानी कि गढ़ों का क्रम पहले एक जगड़ फिर एक तगड़ फिर एक जगड़ होता है, तब वहां पर उपेंद्र वज्रा छंद होता है। यह तो सीधा सा तरीका था, व्याकरणिक काव्यशास्त्रीय तरीका। इसका एक सरलतम तरीका जान लेते हैं, क्योंकि इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों ही छंद में 11-11 वर्णों की संख्या होती है। जब हम वर्णों को काउंट करते हैं तो आधे अक्षर को काउंट नहीं करते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी एक बार हम पुनः फिर से प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी वर्णों की संख्या 11 है। अब इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों में ही वर्णों की संख्या 11 होती है, फिर कंफ्यूजन रहा। तो इसको सबसे सिंपल ट्रिक है कि जो इंद्रवज्रा छंद होगा उसका पहला अक्षर हमेशा दीर्घ होगा, जबकि उपेंद्रवज्रा छंद का पहला अक्षर लघु होता है। तो हम मात्राएं बनाने के बाद या वर्ण गिनने के बाद जैसे ही हमें लगे कि वर्णों की संख्या 11 है और मात्राओं में 17 मात्राओं का छंद नहीं होता, तो हम बिना गणों को क्रम को याद किए भी बता सकते हैं कि इसमें उपेंद्रवज्रा छंद है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस छंद के तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो भाई दोहा छंद के पहले तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के पहले तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसीलिए दोहा और सोरठा को शिल्प की दृष्टि से एक दूसरे का विपरीत छंद माना जाता है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो यह मात्राओं का क्रम देकर संख्या देकर पूछ रहा है, अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, दोहा। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या फिर भाववाचक? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक विशेषण के मुख्य भेद होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ना कि विशेषण, अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा। प्रश्न संख्या 33, चारों शब्द निम्नलिखित में से किस विशेषण का उदाहरण है? संग्रहवाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। यदि 4 होता तो गणनावाचक होता,
चौथा होता तो क्रमवाचक होता, और यदि 4 गुना होता तो आवृत्तिवाचक होता। लेकिन यहाँ पर संग्रह और समुदाय दोनों दिए गए हैं, तो चारों संग्रहवाचक का उदाहरण होगा। यदि दोनों में से कोई एक होता तो हम इसे दोनों में रख सकते थे। हालांकि समुदाय में जैसे दर्जन, तो दर्जन 12 का एक ग्रुप होता है जिसे समुदाय कहते हैं। दशक, शतक, बत्तीसी, शतसई, ये सब समुदाय के उदाहरण होते हैं। हालांकि यदि संग्रहवाचक विकल्प में नहीं होता तो हम चारों को समुदायवाचक का उदाहरण मान लेते हैं। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस भाषा वैज्ञानिक ने हिंदी भाषा को रोमन लिपि में लिखने का सुझाव दिया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन। हालांकि हिंदी और विशेषकर खड़ी बोली के विकास में जॉर्ज ग्रियर्सन का अतुलनीय योगदान है। काका कालेलकर जी ने भी वर्तनी संबंधी अनेकों सुझाव दिए, लेकिन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का महत्वपूर्ण सुझाव पंचमाक्षर को अनुस्वार से लिखने का था। लेकिन हिंदी को रोमन लिपि में लिखने का सुझाव डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा दिया गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। निम्नलिखित में से हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय होगा, ना कि भारोत्तीय। यहाँ पा की जगह पर ता की जगह पा बनेगा, यानी हमारा शब्द होगा भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आइस्ट्रिक भाषा परिवार या चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इन चारों के अतिरिक्त अर्थात भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती के अतिरिक्त अंडमानी भाषा परिवार की भाषाएं भी हमारे भारतवर्ष में बोली जाती हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक पूरा नाम है। लेकिन हिंदी जो भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार की मुख्यतः 4 भाषाएं बोली जाती हैं। प्रश्न संख्या 36, देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से माना जाता है? खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि होगा भाई, ब्रह्म नहीं होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि। ब्राह्मी लिपि के 2 भाग हुए, उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिणी से ही खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, लेकिन देवनागरी लिपि उत्तरी लिपि से आई। अब क्योंकि यहाँ पर उत्तरी, कुटिला, शारदा लिपियों का वर्णन नहीं है, इसीलिए हम देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से मान लेंगे। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है, जबकि अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 37, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना की गई। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार आयोग की स्थापना की, समिति की स्थापना की, उसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। और आज की इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का लिखा गया अंतिम उपन्यास था। तो इसका सीधा सीधा सा उत्तर मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी जैसे ये तो नाटकों के नाम थे। यदि उपन्यासों की बात की है तो उन्होंने तितली, इरावती
और कंकाल जैसे उपन्यास लिखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य के क्षेत्र में विस्फोटक क्रांति ला दी हिंदी गद्य साहित्य में, कि उन्होंने नाटक, यात्रा साहित्य, पैरोडी, लावनी, अनेकों प्रकार की विधाओं को, नवीन विधाओं को जन्म दिया। गोपाल दास गहमरी की कई उपन्यास मिलते हैं, लेकिन गोदान उपन्यास जो लिखा गया वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। गोदान उपन्यास इतना इम्पोर्टेंट उपन्यास है कि इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हमें जान लेने चाहिए। जैसे कि पहला, गोदान मुंशी प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास है, यानी गोदान के बाद में मुंशी प्रेमचंद जी ने मंगलसूत्र उपन्यास को लिखना प्रारंभ किया, लेकिन उसको पूर्ण किए बिना ही वह परलोकवासी हो गए। इसके अतिरिक्त गोदान उपन्यास में शहरी और ग्रामीण जीवन का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है और गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहा जाता है। साथ ही गोदान उपन्यास में हमें यथार्थवाद का दर्शन मिलता है। तो आज की इस टेस्ट सीरीज में इतना ही, क्योंकि हिंदी में उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी के आप 38 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट सीरीज 8 में 38 प्रश्न आपके मैंने व्याख्यात्मक हल करा दिया है। स्क्रीन पर नजर आने वाली PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इधर डायरेक्ट जुड़ना चाहें बिना किसी लिंक के तो प्रांजलि प्रज्ञान नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।